नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया हैं आप? बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चे आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवंतिका, दिव्या, अक्षिता, विकास, दरकिश्ता, अंजुम, ठीक है, आदित्य, दीपक, शुभांशु, योगेंद्र, अवंतिका मिश्रा, ठीक है, मोहित गुज्जर, बहुत सारे लोग और भी आए हैं। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर चुके थे और हम इसमें राज्यों में शासन के अधीन बात कर चुके थे। पूर्णतः यह चर्चा संपन्न हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करने वाले थे हाई कोर्ट्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की थी, तो हाई कोर्ट से आगे की चर्चा अब हम करेंगे। हाई कोर्ट पर चर्चा हो गई है, हाई कोर्ट पर चर्चा हो चुकी है, हाई कोर्ट पे चर्चा हो चुकी है। अब इससे आगे हम जो है हाई कोर्ट के बारे में जो अतिरिक्त चर्चा है, इसको शुरू हम कर दिए थे, चर्चा आज हम करेंगे। शुरू हम इसको कर दिए थे, चर्चा हम आज करेंगे। तो इसका एक्सपेंड हम यहां पर करने वाले हैं, इसको एक्सपेंड हम यहां पे करने वाले हैं। तो इसकी चर्चा का विस्तार आपको आज इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, गणी खम्मा। ठीक है, अब यहां पे वही बात है कि भाई जहां तक हम पहुंच चुके थे उससे आगे की चर्चा अब आपको यहां पर करनी है, तो कृपया करके इससे आगे की चर्चा आप करिए। तो यहां तक आपकी जो है किसी भी ये गलत पीडीएफ लग गई है क्या? ठीक है, तो भाई जहां तक मुझे याद है कि हम आर्टिकल 215 कर चुके थे, है ना? ऐसे ही तो था। अच्छा, एक गलत पीडीएफ लग गई है। ओहो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक सेकंड रुकिए भाई, शायद सेव नहीं हुई होगी। सातवें नंबर की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहली बार लाइव ले रहे हैं अंशु, झूठ मत बोल रहा भाई। ठीक है, लास्ट क्लास में भी देखा था आपको। ठीक है, अगर ऐसा संभव है आप करा सकते हैं दक्षता, तो करा लीजिए भाई। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, फायदा होगा उसका, आपको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो चर्चा का विषय था उसके आगे हम बात करेंगे। तो सेम ही फाइल है, उसमें सेव ही नहीं हो पाया था। तो हेडिंग आप डाल लेंगे सीधे तौर पर आर्टिकल, हेडिंग आप डाल लेंगे सीधे तौर पर आर्टिकल 215। 15 हो चुका था। अच्छा, हेडिंग आप डाल लिए हाई कोर्ट। ठीक है, भारतीय राज्यों में हाई कोर्ट, हाई कोर्टों का विस्तार, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स, उसमें आप डालिए हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। हाई कोर्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के अंतर्गत भाग 6 में देखने को मिलता है। भाग 6, आर्टिकल 152 से 237। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है कार्यकारी, एक होता है विधायी, एक होता है इसका हिस्सा विधायी, और तीसरा हिस्सा इसका आपको देखने को मिलता है जो कि कहलाता है न्यायिक। न्यायिक इसका हिस्सा कहलाता है, तीसरा हिस्सा इसका कहलाता है न्यायिक। ठीक है, चलिए, अब वही बात आती है कि भाई इसके अधीन आप देख लेंगे जैसे कार्यकारी है, तो कार्यकारी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट और डेलिब्रेट चीज देखने को मिलती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है, यहां लेजिस्लेटिव देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव, और यहां आपको देखने को मिलता है न्यायिक यानी जुडिशियरी आपको देखने को मिल जाती है। इन तीनों के बारे में ही चर्चा हमें करनी है। अब यहां पर सर इनके बारे में तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे ना, लेकिन यहां जो न्यायिक होता है यह आर्टिकल आपका 214 से लेकर 237 तक जाता है। तो इसके अंदर राज्य के अधीन जितने भी कोर्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो यह है रूल इन स्टेट। अब इसमें चर्चा हो चुकी थी आपकी 214 की, 215 की, तो 216 के बारे में हम बात करने वाले थे। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। 216 आर्टिकल के बारे में चर्चा होने जा रही थी, जिसके सीधे तौर पर मतलब होता है एक राज्य में एक हाई कोर्ट का बनना, एक राज्य में एक हाई कोर्ट का बनना, एक राज्य में एक हाई कोर्ट का बनना, एक हाई कोर्ट का बनना, एक राज्य में एक हाई कोर्ट का बनना।
मेकिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इन अ स्टेट, मेकिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इन अ स्टेट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट भी इसमें कहा जाता है। ठीक है, चलो स्टे जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट भी इसमें कहा जाता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इसमें कहा जाता है, कोर्ट भी इसमें कहा जाता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट की संरचना या गठन किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से इस चर्चा की व्याख्या को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम कहते हैं प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हाई कोर्टों का अगर मैं बात करूं, पहली बार स्थापना आपको कब देखने को मिलती है? पहली बार स्थापना, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम यहां देख लेंगे। आप यहां लिखेंगे भारत के हाई कोर्ट या भारत में हाई कोर्टों का, हाई कोर्ट, भारत में हाई कोर्टों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में हाई कोर्टों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। तो भारत में हाई कोर्टों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। शाबाश, इसके लिए आपको इंडियन हाई कोर्ट एक्ट देखने को मिलता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। सर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपको देखने को मिलता है 1861, भारत हाई कोर्ट अधिनियम 1861 देखने को मिलता है। अगर मैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 की चर्चा करूंगा तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है कि इसके अधीन 1862 में 3 हाई कोर्ट रेडी किए गए, 1862 में 3 हाई कोर्ट रेडी किए गए, 3 हाई कोर्ट रेडी किए गए। तो 3 हाई कोर्ट यहां पर रेडी किए गए जो कि 1862 से लगे। कब कब बने हैं वो? कोलकाता, मुंबई यानी बॉम्बे एंड मद्रास, मद्रास। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है और बॉम्बे हाई कोर्ट है, एंड इसी में देखने को मिलता है आपको मद्रास हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट हमारे यहां ये सबके सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। जितने भी हाई कोर्ट हमारे यहां हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। भारत के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्यरत है, ये चीज भी आप लिख लेंगे। तो भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, ये सभी या फिर भारत के सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे यही हाई कोर्ट नहीं है, अन्य राज्यों में भी अलग अलग हाई कोर्ट बने हैं, टाइम टू टाइम अन्य राज्यों में भी बने हैं, उसकी मैं चर्चा यहां पर करूंगा। लेकिन याद रखना सभी हाई कोर्ट 1935 के बाद, 1935 के बाद संघीय न्यायालय के अधीन कार्यरत थे, संघीय न्यायालय के अधीन कार्यरत थे, संघीय न्यायालय के अधीन कार्यरत थे, अधीन कार्यरत थे। वर्तमान में और 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधीन, और 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधीन, 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्यरत थे। तो हुआ था भाई ये कि पहले किसके अधीन कार्यरत थे? सर पहले आपको देखने को मिला फेडरल कोर्ट के अधीन कार्यरत थे, लेकिन अभी आपको देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्यरत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक बात है, बहुत बेहतरीन। अब यहां पे बात करेंगे कि भाई भारत के अंदर किस प्रकार से हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही हमारा बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बहुत ध्यानपूर्वक समझना कि भारत में कुछ, अभी भारत में वर्तमान में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? सिर्फ भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। पूछा जाता है लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है? ठीक है, चलिए ठीक है, लेटेस्ट आपको कौन सा देखने को मिलता है? नवीनतम, नवीनतम कौन सा देखने को मिलता है? नवीनतम आपको देखने को मिलता है, वो कहां देखने को मिलता है वो समझिए। ठीक है, चलो
देखो जी, नवीनतम कोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सर जी वो आपको जो नवीनतम लेटेस्ट इसका जो कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसको लिखिएगा, ठीक है, उसको लिखिएगा नवीनतम कोर्ट के बारे में। तो सर नवीनतम कोर्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज अमरावती। अमरावती जो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, आंध्रा में देखने को मिलता है, अमरावती आंध्रा में देखने को मिल जाएगा 25वां हाईकोर्ट। ठीक है सर जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर, भारत में वर्तमान में कोर्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ विशेष हाईकोर्टों के बारे में पूछ लेते हैं कि कब बना था, कैसे बना था। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा हाईकोर्ट आपका कौन सा था, ठीक है, चलिए। अब जैसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस हाईकोर्ट में सर्वाधिक जज हैं, किस हाईकोर्ट में सर्वाधिक जज हैं, सर्वाधिक जज है पूछा जा सकता है मैक्सिमम जज कहां पे, तो आप बताएंगे सर्वाधिक जज है यूपी के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां पर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। कहा है भाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस देखने को मिल जाता है। कितने हैं सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की बात करें तो इलाहाबाद के अंदर 160 जज हैं वर्तमान में, 160 जजेस हैं, जज आपको देखने को मिलते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट कब बना सर? इलाहाबाद हाईकोर्ट कब बना सर? सबसे पहले ये आगरा हाईकोर्ट बना था। आगरा हाईकोर्ट बना था 1866 में। फिर यही ट्रांसफर हो जाता, स्थानांतरित हो गया है। और ये स्थानांतरित कब हुआ? 1869 में। और स्थानांतरित होकर ये बन गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट बन जाता है 1869 में, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार पूछा जा सकता है क्या यूनियन टेरिटरीज का अपना अलग से हाईकोर्ट हो सकता है? तो हाँ, हो भी सकता है, संभवतः है। अच्छा, इसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट कब बना था? तो 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट बना था। पूछ लिया कि दिल्ली हाईकोर्ट कब बना था? दिल्ली हाईकोर्ट, तो आप बता देंगे भैया दिल्ली हाईकोर्ट सर ये बना था 1966 में बना था। तो इस प्रकार के सवाल कई बार आपके बन जाते हैं। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्राधिकार किस हाईकोर्ट का है? मैक्सिमम जो है जुरिडिक्शन किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है? क्षेत्राधिकार किसका है? ठीक है, जुरिडिक्शन किसका सर्वाधिक है? जुरिडिक्शन आपको किसका देखने को मिलता है? जुरिडिक्शन सर जो मैक्सिमम जुरिडिक्शन देखने को मिलता है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट का देखने को मिलता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का देखने को मिलता है। इसका मतलब है कई सारे राज्यों के लिए है, तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन सब के लिए काम करता है। नोट करो। ठीक है, नोट किया आपने? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत, उम्दा। ठीक है, चलिए सर, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डल पाई। रिकॉर्डेड वीडियो आज डल जाएंगी। कल हुआ गया था, टीम नहीं आ पाई थी, तो रिकॉर्डेड वीडियो हम आपकी 2 से 4 रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएंगे आपकी। फिर मैं आपका कल की क्लास में अमेंडमेंट कराऊंगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस तरीके से हम सोच रहे थे। बाकी आप बता दीजिएगा आपका क्या इसके बारे में कहना है। अब इसकी बात करूं, आर्टिकल 216 के अंदर ही पूछा जाता है संरचना। ठीक है, चलिए। उम्दा एक उर्दू शब्द है। जी हाँ, उम्दा एक उर्दू शब्द है। तो इसमें समझना, अभी आर्टिकल 216 ही चल रहा है, 216 ही चल रहा है। इसी के अंदर एक हाईकोर्ट की संरचना का उल्लेख भी है। 216 में ही हाईकोर्ट की संरचना का उल्लेख है। हाईकोर्ट की संरचना भी इसी में दी गई है। अब हाईकोर्ट की संरचना भी इसी में दी गई है, इसका मतलब है भाई स्ट्रक्चर ऑफ हाईकोर्ट इसी में बताया गया। स्ट्रक्चर ऑफ हाईकोर्ट। अब स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, यहां प्लस आर्टिकल 216 ही लिख देता हूं कि भाई आर्टिकल 216 ही चले जा रहा है अभी, तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया कि भाई संरचना कैसे होगी, एक मुख्य जज होगा, बाकी अन्य जज होंगे। एक हाईकोर्ट के अंदर एक होगा मुख्य जज, एक होगा मुख्य जज, एक होगा मुख्य जज और बाकी होंगे इसमें अन्य जज।
अन्य जज आपको देखने को मिल जाएंगे, मुख्य जज एंड अन्य जज। एक तो हो जाएगा चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और बाकी होंगे इसमें अदर जजेस, और बाकी होंगे इसमें अदर जजेस। अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर अदर जजेस की संख्या कितनी होगी? देखो अदर जजेस की संख्या राज्य दर राज्य निर्भर करती है, ये कई राज्यों में अलग होती है, कई राज्यों में अलग होती है, तो ये राज्य पर निर्भर करता है, अलग राज्य में अलग होती है, अलग राज्यों में अलग है, अलग राज्यों में अलग, अलग राज्यों में अलग देखने को मिल जाती है। वेरी इन स्टेट्स, वेरी इन स्टेट्स, राज्यों में यह अलग अलग होती है, इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, चलो योगेंद्र इसको नोट कर लीजिए। नाउ हम आर्टिकल 217 की बात करते हैं, आर्टिकल 217 की बात करते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है आर्टिकल 217। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपॉइंटमेंट की चर्चा की गई है। अब अपॉइंटमेंट जो होगा वो जजेस का किस प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बारे में ही चर्चा की गई है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो बताइए सर। चर्चा ये है कि कोई भी अगर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, यानी CJH प्लस अदर जजेस, या तो आप कह सकते हैं कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य जज होगा वो एक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज, सॉरी एक हाई कोर्ट में मुख्य जज और अन्य जज, इन दोनों की ही नियुक्ति कौन करता है? सर यह है हमारा प्रेसिडेंट करता है, इसके बारे में याद रखना। मुख्य जज में अन्य जजों की नियुक्ति, मुख्य जज प्लस अन्य जजों की नियुक्ति, प्लस अन्य जजों की नियुक्ति, अन्य जजों की नियुक्ति, मुख्य जज प्लस अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति करता है। मुख्य जज और अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, यह आर्टिकल 217 हो जाएगा। अब आर्टिकल 217 के अधीन ही एक बात और क्लियर लिखी जाती है, अभिषेक भाई नोट कर लो, 217 का सेकंड क्लॉज होता है जो इनकी नियुक्तियों के बारे में चर्चा करता है कि भाई इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 217 का सेकंड क्लॉज ये किस बारे में बात करता है? सर यह इस बारे में बात करता है कि भाई अगर इनको आप नियुक्त कर रहे हो तो इनमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक है, ठीक है चॉइस साहब नोट करिए। तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए योग्यताएं, योग्यताएं क्या क्या चाहिए, तो एलिजिबिलिटीज क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटीज क्या क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटीज के बारे में चर्चा करते हुए हमें पता लगता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। पहला वो भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो। अच्छा, इसमें कोई एज का प्रावधान नहीं होता, एज का प्रावधान बिल्कुल भी इसमें नहीं होता। आयु का होता है कि आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, आयु 62 ईयर से अधिक ना हो, ईयर से अधिक नहीं हो। और साथ ही इसमें एक और पॉइंट लिखा गया है कि चलिए भारतीय नागरिक हो, आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, तो 10 वर्ष का भाई से न्यायिक अनुभव होना चाहिए, या 10 वर्षीय एडवोकेट रहा हो, या तो 10 वर्ष का इसको जुडिशियल एक्सपीरियंस रहा हो। 10 ईयर्स या तो ये रहे हो एडवोकेट, ठीक है, या तो वकील रहे हो, या 10 वर्ष और या 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, न्यायिक अनुभव हो, न्यायिक अनुभव। अब ये न्यायिक अनुभव कैसे हो सकता है? कई बार कई सारी अलग अलग जो लीगल फर्म होती है उसमें भी लोग कार्य करते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। हाँ, अच्छा, पहले जो एज थी ये 60 वर्ष थी, पहले आयु 60 वर्ष थी लेकिन इसको 62 कर दिया गया। पहले आयु 60 थी लेकिन इसको बाद में 62 किया गया है। ठीक है, पहले आयु 60 वर्ष थी लेकिन 15वें संविधान संशोधन 15th CAA 1963
ठीक है, मैं इसकी आयु कितनी कर दी गई, 62, आयु 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई, 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। नोट करो। ठीक है, नोट किया। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। ये कहना है दीशु यादव का। दीशु का नाम दीशु कैसे पड़ा, ये बड़ी कहानी है। हुआ क्या था कि दीशु एक अलग ही चीता नाम था, इसको मतलब ढिशुम ढिशुम करके मारा गया था, तो इसने सोचा कि मैं अपना नाम ढिशुम से डिशु रख देता हूं, तो इसने अपना नाम डिशु रख दिया, डिशु। ठीक है, तो अब इनकी जो महिला मित्र थी उनका भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा कि महिला जो मित्र है उन्होंने इनको टिशू दिया था, जब इनमें डिशु डिशु हुई थी तो इस प्रकार से इनका नाम डिशु पड़ गया। अरे ये कहानी मुझे कैसे पता, ये सोच रहे होगे आप। मुझे इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने खुद बताई थी। ठीक है, चलो। सर हाई कोर्ट के जजेस का वेतन कहां से जाता है, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सभी का जो वेतन जाता है वो कहां से जाता है भैया, वो जाता है संचित निधि से, आर्टिकल 266 के अधीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, दिशु नाम का ये जो छोरा है, मैं इसी की बात कर रहा था। अद्भुत। दुष्ट। लिख 218। चलो, आर्टिकल 218। चलो आर्टिकल 218 की चर्चा करते हैं। इसमें पद पर बने रहने के लिए चर्चाओं का उल्लेख किया गया है। एक हाईकोर्ट के जज का पद पर बने रहने के लिए चर्चा, एक हाईकोर्ट के जज, एक हाईकोर्ट जज, एक हाईकोर्ट जज के पद पर बने रहने की शर्तें, पद पर बने रहने की शर्तें, की शर्तें। Conditions of High Court judge to be on post. Conditions of High Court judge. High Court judge for being on post. For being on post. For being on post. For being on post. ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहां पर, जो चर्चा यहां पर की जा रही है वो कंडीशंस की बात की जा रही है कि हाईकोर्ट जज के लिए किस प्रकार से कंडीशंस चल सकती हैं। देखो इसी के अंदर इसकी पदमुक्ति भी प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, इसी के अंदर इसकी पदमुक्ति भी प्रदर्शित कर दी जाती है। तो प्रदर्शित के बारे में समझिएगा, पदमुक्ति कैसे हो सकती है। एक हाईकोर्ट जज की पदमुक्ति, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाईकोर्ट जज की पदमुक्ति, हाईकोर्ट जज रिमूवल, हाईकोर्ट जज रिमूवल कैसे हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं। तो हाईकोर्ट के जज का जो रिमूवल हो सकता है वो कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो हाईकोर्ट के जज का रिमूवल देखिए, इसको पदमुक्ति कैसे हो सकती है। पदमुक्ति भाई इसकी ऐसे हो सकती है कि इसके लिए
मान के चले कोई जज है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके पद पर जो है नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा दिल्ली में एक जज जो है उसके घर में आग लग गई, तो जब फायर एक्सटिंग्विशर वाले आग बुझाने के लिए गए तो उन्होंने कमरे का गेट खोला, कमरे में नोटों की गड्डियों की लाइन लगी पड़ी है। कैसा आया इतना पैसा? तो उसको हटाया नहीं जा सका, केस नहीं बन पाया उसके ऊपर। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वो जुडिशरी का हिस्सा है। एक जज पर तब तक केस नहीं बन सकता जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस चीज के लिए आज्ञा ना देते। मैटरवा हो गया, मैटरवा। अब मैटरवा हुआ तो इसको कैसे हटा सकते हैं, ये प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए, जो आर्टिकल 218 में उल्लेखित की गई है। अब इसमें बताया गया कि भैया जी, ओ भैया जी, प्रक्रिया ये है। क्या है प्रक्रिया? समझिए। प्रक्रिया ये है कि लोकसभा में 100 सदस्य विधेयक पारित करें, या फिर और राज्यसभा में 50 सदस्य विधेयक पारित करें। ये होगा पहला स्टेप कि लोकसभा में उसके खिलाफ जो लोग हैं वो विधेयक पारित कर दें। जज वर्मा, जी हां, वर्मा जज, उन्हीं की बात कर रहा हूं। अब इसके पश्चात क्या होता है सर? अगर ऐसा संभव होता है तब, यदि ऐसा हुआ तब राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर यहां पर क्या, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनी जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, समिति। तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या बनाएगा? कमेटी बनाएगा, कमेटी बाय प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट यहां पे क्या बना लेगा? कमेटी बना लेगा। ठीक है, रख दो, वहीं रख दो, हाँ ये रख दो, हाँ हाँ, अरे नहीं, ठीक है। क्या कमेटी बनाएगा, और इस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और कोई भी एक न्यायिक सलाहकार, एक जुडिशियल एक्सपीरियंस पर्सन, न्यायिक सलाहकार यहां पर शामिल होगा। तो ये यहां पर शामिल होते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो वरिष्ठतम जो भी हाई कोर्ट का जज होगा वो इसमें शामिल हो गया। ठीक है, चलो। तो बहुत इंपॉर्टेंटली ये जो समिति गठित हुई है, ये समिति फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और जैसे ही यह समिति रिपोर्ट पेश करेगी, as soon as this committee presented a report, जैसे ही समिति ने रिपोर्ट पेश करी, इसके आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा। इस आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा। इस आधार पर पंकज, राष्ट्रपति निर्णय लेगा। तो प्रेसिडेंट विल टेक डिसीजन ऑन दिस। तो ये भैया इस प्रकार से राष्ट्रपति इस पे अंतिम निर्णय लेगा। अपूर्व वो डल जाएंगे भाई, टेंशन मत लो, वो डल जाएंगे। ठीक है, इसको डलवा देते हैं, इसको नोट करिए, जैसे नोट हो जाए तुरंत बताएं। ठीक है, हाँ हाँ, मैंने बोला था भाई रिकॉर्डेड डालने के लिए, वो डल जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, फटाफट बताइए। नोट कर लिया? शाबाश। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 219 की। आर्टिकल 219 की हम बात करते हैं। ये ओथ के बारे में बात करता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है। आर्टिकल 219 हुआ, 220 हुआ, अच्छे आर्टिकल्स है। 219, 220, दीज आर गुड आर्टिकल्स। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 219 की बात करते हैं। आर्टिकल 219 की बात करते हैं। आर्टिकल 219 की हम बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा आर्टिकल 219 की बातें। आर्टिकल 219 में बड़े स्पष्ट तरीके से एक बात दर्शाई जाती है। बताइए सर जी, क्या बात दर्शाई जाती है? सर जी, आर्टिकल 219 में एक बात बताई गई, इनको शपथ कौन दिलाएगा? ओथ टेकन बाय
ओथ टेकन बाय ये हाई कोर्ट जजेस बिफोर होल्डिंग पोस्ट, हाई कोर्ट जज बिफोर होल्डिंग पोस्ट, बिफोर होल्डिंग पोस्ट, पद ग्रहण से पहले हाईकोर्ट जज के द्वारा ली जाने वाली शपथ, पद ग्रहण से पहले हाईकोर्ट जज द्वारा, हाईकोर्ट जज द्वारा ली जाने वाली शपथ, ली जाने वाली शपथ, शपथ आपको देखने को मिल जाएगी, ली जाने वाली शपथ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो ये आपको यहां देखने को मिलता है आर्टिकल 219 में। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, आर्टिकल 219 परफेक्ट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, मटेरियल। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 220 की। आर्टिकल 220, ठीक है, चलो, ये शपथ दिलाता कौन है? ये शपथ दिलाता कौन है? बाई गवर्नर, राज्यपाल दिलाता है शपथ, राज्यपाल, राज्यपाल इस शपथ को दिलाता है। ठीक है, चलो, अब हम आर्टिकल 220 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 220 में क्या लिखा हुआ है भाई? आर्टिकल 220 में एक चर्चा की जा रही है, क्या भला, कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट वर्क out, cannot work, cannot work outside jurisdiction of high court, एक हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा वो हाई कोर्ट के अलावा कहीं और कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्ति के पश्चात अगर सेवानिवृत्ति हो जाती है, उसके पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात कहीं और हाईकोर्ट के अलावा कहीं और कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखना बाबू सचिन, कंडीशंस वही हैं जो बताई हैं। दो सौ इक्कीस में केवल इनके क्षेत्र विस्तार की गणना है, जबकि 222 में जो गणना है वो है इनके ट्रांसफर की, ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जज। आर्टिकल 222 क्या? हाँ, ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जज, आर्टिकल 222, ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जज, from one high court to another, मतलब एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, स्थानांतरण, हाई कोर्ट जज का स्थानांतरण। तो हाईकोर्ट के जज का जो स्थानांतरण आपको देखने को मिल जाएगा वो यहां पर उल्लेखित है, तो उसके बारे में भैया चर्चा पूर्वक याद रखना। ट्रांसफर हो सकता है जो संभवतः है, किसके द्वारा कर सकता है? ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, बाय प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट में क्षमता है ये, नोट करो।
तगड़े तरीके से नोट करो। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया दीशु के बारे में, दीशु फिर कुछ लिख रहा है, कह रहा है ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। अब तुम बताओ दीशु के बारे में अब क्या करना चाहिए। दीशु के बारे में अब निर्णय आप लोगों के ऊपर है। आगे बताइए, आगे इसको नोट अगर आपने कर लिया तो इसके बाद हम आर्टिकल 223 और 24 आर्टिकल की बात करते हैं। 223 आर्टिकल काफी ज्यादा फेमस आर्टिकलों में से एक है। 223 आर्टिकल कहता क्या है? ये कहता है कि भाई हाई कोर्ट में अगर जो मुख्य जज है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर नहीं है उपस्थित तो उसके स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बैठेगा। क्या लिखा हुआ है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। सीजेएच की अनुपस्थिति में, सीजेएच की अनुपस्थिति में, ठीक है, उनके स्थान पर सीजेएच की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर मुख्य चुनाव, उनके स्थान पर कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति, उनके स्थान पर कार्यकारी सीजेएच नियुक्ति, कार्यकारी सीजेएच की नियुक्ति, ठीक है, कार्यकारी सीजेएच की नियुक्ति। ठीक है, चलिए अब इसमें आप नोट कर लेना, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सीजेएच। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 221 जरूरी नहीं है सर भाई, 221 में सिर्फ कार्य क्षेत्र विस्तार लिखा हुआ है। अब दिशु भाई बाकी लोगों ने क्या कहा है, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। इसमें अपूर्व कह रहे हैं कि सर बेबी को जगह के पॉलिटी पढ़वा दो। अवंतिका कह रही है कि ऐसे ही कविता सुनाता होगा उसको, इसलिए वो इसे मारती थी। ये बढ़िया था। ठीक है, अब आर्टिकल 224 में आ जाइए। देखो पॉलिटी के अंदर इस प्रकार से अगर कमेंट्स को ना पढ़ा जाए ना तो आप लोग खुद बोर हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब एक बालक है अमित राणा। ठीक है, तो इनका पूछना है कि सर ब्रिटिश के लिए कोलकाता जरूरी क्यों था। यार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास में इस चीज का उल्लेखन किया हुआ है कि क्यों जरूरी था, अब देख लेना आराम से। अब 224 में क्या, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब अपर न्यायाधीश क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश क्या होते हैं, एडिशनल जज बोलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, तो एडिशनल जजेस की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में इसमें उल्लेखीकरण मांगा गया है कि भाई अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा कर दीजिए, एडिशनल जजेस के बारे में बता दीजिए। तो भाई एडिशनल जजेस के बारे में समझना, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में समझना कि एक बात बताई जाती है कि भाई जो एडिशनल जजेस अपन जितने भी है ना एडिशनल जज, वो होते कौन है।
देखो, अगर अन्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अन्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अन्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, तब उनके स्थान पर, तब उनके स्थान पर, उनके स्थान पर, तो अन्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तब उनके स्थान पर क्या किया जाएगा? सर जी, अगर ऐसा नहीं है तब उनके स्थान पर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, अन्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तब उनके स्थान पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या कहलाती है? उनकी नियुक्ति कहलाती है अपर न्यायाधीश। ये होता है, ठीक है। चलो, रिटायर्ड जज, हाँ रिटायर्ड जज आ सकते हैं, 224 के ए में लिखा हुआ है, ठीक है, कि अपर न्यायाधीश के तौर पर रिटायर्ड जज भी आ सकते हैं। अपर न्यायाधीश के तौर पर, अपर न्यायाधीश के तौर पर, अपर न्यायाधीश के तौर पर रिटायर्ड जज भी आते हैं, और रिटायर्ड जज भी नियुक्त हो सकते हैं, जज भी नियुक्त हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। इनके बारे में भी याद रख लेना, इसके तौर पर रिटायर्ड जज भी आ सकते हैं। एडिशनल जजों का कार्यकाल कितना हो सकता है? मैक्सिमम ऑफ 2 इयर्स, मैक्स 2 इयर्स का इनका टेन्योर हो सकता है। ये बिल्कुल एडहॉक की भांति कार्य करते हैं, मैक्सिमम 2 इयर्स का कार्यकाल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल एडहॉक की भांति होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सीजेएच को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजेएच। क्या ये रिकॉर्डिंग वीडियो है? अरे रिकॉर्डिंग नहीं है ये। 224 में क्या लिखा है? 224 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं? नोट हो गया? इसके बाद हम बात करेंगे आगे। आर्टिकल 226 है, 231 है, अब तो वही आर्टिकल जरूरी बचते हैं, 226 या 231 हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। ज्योति का कहना है कि सर ज्योति का जो चैनल है जीत राणा जीएस, उस पर इकोनॉमिक्स कब चलेगी? उस पर बहुत जल्दी चलेगी, 1 सप्ताह से लेके 2 सप्ताह के बीच का टाइम लगेगा, उस पर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। तो रिकॉर्ड करने का मुझे थोड़ा ना टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा, जैसे मिलेगा मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है, ओके ओके ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल, यहां पर हम कितना देख चुके हैं? 224 से देख चुके हैं, 226 हम देखते हैं। 226 आर्टिकल, 226 किस बारे में है वो समझे। चलिए, 226 जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि भाई रिट्स बाय हाई कोर्ट, रिट्स बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, इसके बारे में उल्लेखना की गई है। हाई कोर्ट द्वारा रिट, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती है, जो आपको यहां देखने को मिलता है। इसकी सेम जो पावर है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स का उल्लेख है। जो वहां पे रिट्स हैं सेम रिट्स हैं, बस यहां हाई कोर्ट की है या सुप्रीम कोर्ट की है। ये जो होती है राज्य सूची पर है, और ये केंद्र और राज्य दोनों सूचियों पर है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, हाईकोर्ट के द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की, ठीक है। चलिए, रिट जारी की जाती है, 5 टाइप्स की रिट जारी की जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 231 की। इसके अंदर एक ही बात बताई गई है कि भैया आर्टिकल 231 में बताया है कि एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए कार्यरत रह सकता है। एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों या यूटी के लिए कार्यरत हो सकता है, यूटी के लिए कार्यरत हो सकता है, कार्यरत रहेगा, हो सकता है, jurisdiction of a high court can be extended, jurisdiction of high court can be extended up to a nearby state or UT, किया जा सकता है, ठीक है। चलिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद छोटे छोटे दो आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स को भी अभी देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, चिरकुट चिरकुट से आर्टिकल है। ठीक है, बात करते हैं क्या है वो आर्टिकल्स। क्या यह संपूर्ण भारत में लागू होगी? सर, हाईकोर्ट के द्वारा जारी की गई रिट जो होती है, इसका क्षेत्राधिकार केवल राज्य होता है। इसका जूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, जूरिडिक्शन केवल राज्य होता है, केवल राज्य होता है, ओनली स्टेट। ठीक है, होता है। अंकिता का कुछ कहना ही है। सर, हिंदी में सीजेएच को क्या कहते हैं? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। ओके, चलो अब इसमें आता है सर, संयुक्त हाई कोर्ट के जज सीजेएच की शपथ कौन कराएगा? राज्य का गवर्नर कराएगा। सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है? ये भी 5 प्रकार की करता, 5 टाइप्स। सेम रिट्स होती हैं, रिट्स में फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। सचिन भैया वो पड़ोसी नहीं है, वो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर एडिशनल कोर्ट्स के बारे में। बात करते हैं एडिशनल कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय की बात करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की हम बात कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को बोलते हैं भाई हम, क्या बोला? एडिशनल कोर्ट, एडिशनल कोर्ट, कोर्ट्स। अब एडिशनल कोर्ट्स कैसे होते हैं? अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं ये वाला, तो इस स्ट्रक्चर को आप भली भांति जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट होता है, ये हाई कोर्ट होता है, और इसके बाद यहाँ एडिशनल कोर्ट्स आते हैं, जिनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अब इस अधीनस्थ न्यायालय के अधीन में आते हैं भाई जिला कोर्ट आते हैं, जिला कोर्ट आते हैं, तहसील कोर्ट आते हैं, सदर तहसील सदर कोर्ट आते हैं, तहसील कोर्ट आते हैं, सदर कोर्ट आते हैं, लोक कोर्ट आते हैं, सदर कोर्ट। ठीक है, इसमें फैमिली कोर्ट भी आता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लोक अदालत भी इसी में आती है, लोक अदालत भी इसी में आती है, फैमिली कोर्ट भी इसी में आता है। ठीक है, चलिए जी हाँ। ठीक है, चलो अब हम इसी के बारे में उल्लेखीकरण करते हैं कि क्या है। अब जैसे इसमें आर्टिकल है 233, इसी के अंदर बताया गया है एडिशनल कोर्ट का बनना और उसकी संरचना। इसमें है अधीनस्थ न्यायालय का बनना, 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 और जो अधीनस्थ न्यायालय हमने यहां बनाया है, इसकी संरचना कैसी होगी? ठीक है, और इसकी संरचना, अधीनस्थ न्यायालय का बनना तथा इसकी संरचना, संरचना। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना establishment, establishment of additional court, additional court and its structure, and its structure, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो भाई अधीनस्थ न्यायालयों का बनना तथा इसकी संरचना, इसके बारे में हम थोड़ा उल्लेखीकरण कर रहे हैं, कृपया करके समझिए। बताइए सर, इसके उल्लेखीकरण की चर्चा क्या है? कि सर इसके अंदर जितने भी जजेस होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है, ठीक है, वो कौन करता है? इसमें भी मतलब स्ट्रक्चर वही है, एक मुख्य होगा बाकी अन्य होंगे, एक मुख्य होगा बाकी अन्य होंगे। मुख्य जज होगा, जो डीएम होता है, डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, वो इसमें होता है, जिला मजिस्ट्रेट इसी में होता है। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है, सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, गवर्नर, राज्यपाल करता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है कई बार कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
इसके बाद आता है एक आर्टिकल 234, आर्टिकल 234। ठीक है, सलाह कौन देता है? सीजीएच देता है, बिल्कुल देता है सीजीएच सलाह। सलाह बाई सीजीएच, एडवाइस सीजीएच। एक आता है आर्टिकल 234, आर्टिकल 234। ठीक है, चलो अब यहां पे समझिए आर्टिकल 234, आर्टिकल 234 के बारे में समझना। अब आर्टिकल 234 क्या कहता है आपसे? ये बताता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में होने वाली सभी नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रेषित होती हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय की सभी नियुक्तियां, अधीनस्थ न्यायालय की सभी नियुक्तियां, सभी नियुक्तियां, सभी नियुक्तियां किसके द्वारा प्रेषित होती हैं? देखो, इसके अधीन जितनी भी नियुक्तियां होंगी ना, अधीनस्थ न्यायालयों की सभी नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग प्रेषित करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित की जाती है, प्रेषित की जाती हैं, जाती हैं। तो कहने की बात यह हुई कि भाई अधीनस्थ न्यायालय की जितनी भी नियुक्तियां, सभी नियुक्तियों की बात कर रहा हूं, ऑल अपॉइंटमेंट इन एडिशनल कोर्ट्स, ऑल अपॉइंटमेंट इन एडिशनल कोर्ट्स, all appointment in additional courts are done by, ठीक है, are recommended by, recommended by, are recommended by, are recommended by, are recommended by, are recommended by स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पीएससी के द्वारा ये चीज की जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कृपया करके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए। प्रेषित का मतलब होता है रिकमेंड करना, प्रेषित का मतलब होता है रिकमेंड करना। चलो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो करंट अफेयर के लिए पूछ रहे हैं, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर के लिए पूछ रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका चैनल है, ठीक है, ये जो आपका चैनल है जो डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा है, इस पे आपकी करंट अफेयर्स की दोनों तरीके की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, दोनों ही तरीके की सीरीज स्टार्ट है। इसमें करंटली जो करंट अफेयर्स है वो मंथली भी स्टार्ट कर दिया है और टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर दिया गया है। टॉपिक वाइज भी बहुत जल्दी आएगा, बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। चोपनी मांडो में, हाँ भाई, बर्तन भी दफनाए गए थे, हाँ बिल्कुल दफनाए गए थे। और आज की जो लाइव सेशन था, आज वाला लाइव सेशन, वो आज नहीं है, दरअसल वो कल है। ठीक है, आज के लिए नहीं था, वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, वॉर्स, इंपॉर्टेंट वॉर्स, वो कल होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे आप सभी को यहाँ देखकर, दैट इज वेरी वेरी परफेक्ट। ठीक है, हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, अन्य चर्चाएं। बाकी खुल के खेलिए, अच्छे से रहिए, और बहुत जल्दी बाकी चीजें भी आएंगी। सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक है, इस बार सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।